नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। तो आप सभी को हम परीक्षा का लेवल यहां पर दिखला रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो आपको आज हम यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा जो हुए हैं 2015 में, उसमें हिंदी के 15 प्रश्न को हम लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आप सभी पारा शिक्षक इसको सभी अवश्य इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे यह पता चल पाएगा कि परीक्षा का लेवल आकलन परीक्षा में सभी राज्यों में किस प्रकार का हो रहा है। तो आपके भी राज्यों में इसी प्रकार का लेवल रहेंगे, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना नहीं भूलेंगे। अब आपको हम बता दें, यदि आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑफर के तहत 501 रुपये वाले कोर्सेज 351 रुपये में दिए जा रहे हैं, जिसमें सारे एनसीईआरटी का पीडीएफ नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज और एक्सरसाइज वाइज हाथ से लिखा हुआ हिंदी बना हुआ है, जो कि आपको सीधे जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है। और जैक ने यह स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपके पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप परीक्षा तक के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, और किसी भी तरह की है तो आपको बात करने की पूर्ण इसमें जो है गारंटी दी जाती है। आप 1 घंटे के लिए भी आप अपनी क्लासेज बात करके भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एक टेस्ट सीरीज इस पर चलाया जा रहा है। 101 रुपये देकर के आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको सभी प्रश्न का मिक्सअप होगा, सभी राज्यों के आए हुए प्रश्न होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो आप सभी इसमें जरूर आजमाइश करेंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो यदि आप आकलन परीक्षा में पास करना चाह रहे हैं तो यह सभी कोर्सेज सिर्फ आपके लिए चल रही है। तो आप अभी कभी जुड़ेंगे और जरूर देखेंगे। मोबाइल नंबर आप मेरा देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से अभी अभी कॉल करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा 2015 में हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की। और आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके हर रिजल्ट की तैयारी के लिए आपको हम सभी जगह के आकलन परीक्षा के हल प्रश्न पत्र को दे रहे हैं। आप सभी ऐसे सभी प्रश्न पत्र को देख करके परीक्षा का लेवल जरूर बना लीजिएगा कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, और इस तरह का और भी तैयारी आप अपने स्तर से जरूर कीजिएगा। तो आज हम लेकर के आपके लिए उपस्थित हो चुके हैं छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा 2015 में हिंदी से पूछे गए 15 प्रश्नों को, जिसमें पैसेज को सिर्फ छोड़ करके सारे ग्रामर सेक्शन को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप सभी यदि आकलन परीक्षा में 101% सफलता चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और साथ में साथ यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स पीडीएफ और टेस्ट सीरीज में भाग लेना अवश्य सुनिश्चित करें। तो आपको हम बता दें, आपके लिए यहाँ पर 1 to 5 शिक्षक के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है, जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपनी किस्मत को आजमाइश कर सकते हैं कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं। तो यह टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए 101 रुपये का फोन पे आप इस नंबर पे करके अपनी क्लासेज को जुड़ सकते हैं। आज क्लासेज का 6ठा दिन हो गया है, इसलिए आप सभी विलम्ब नहीं करेंगे और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज जो कि सभी राज्यों में आए हुए और झारखंड आकलन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें जरूर ज्वाइन करेंगे 101 रुपये में। तो चलिए चलते हैं, क्या कुछ प्रश्न आया गया था देखिएगा, और आप देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया। वीडियो देखने के बाद सभी को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ था, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है? चक्रवात है, अनल है, पवन है या पावस है? तो देखिए अनिल का क्या होता है, तो अनिल का यदि हम हिंदी बात करेंगे तो हम लोग इसको कहते हैं हवा। क्या कहते हैं? हवा। और हवा का ही दूसरा इसका पर्यायवाची इसी के समान अर्थ किसमें मिल रहा है? तो आपको पवन में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? पवन में। इसलिए अनिल का क्या हो जाएगा? आपका पवन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? वैसे शब्द जो दिए गए शब्द के समान अर्थ यदि देता है तो उसको पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जरूर देख लेंगे, हर बार आपके एग्जाम में आने वाला है और आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? महामूर्ख, शत्रु, मित्र या महापंडित? क्या होता है? तो अक्ल का दुश्मन होना का यहाँ पर देखिए बहुत ही शाब्दिक अर्थ होता है
मूर्ख। क्या कहते हैं उसको हम लोग? महामूर्ख कहते हैं। देखिए इसी तरह का प्रश्न आपके ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो आप 18 में 18 अगर इस तरह का तैयारी करते हैं तो हिंदी में आपको अवश्य मिल जाना है। और हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 30 रुपये में ले सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट का नोट्स भी आपको 30 रुपये ईच सब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पर, जो कि आपको टेक्स्ट बुक का बना हुआ है और जैक मॉडल पर आधारित है, जो कि यहाँ से छोड़ करके कहीं से और प्रश्न छपने वाला नहीं है। तो अभी कभी श्योर होकर के आप जरूर जुड़ जाएंगे और यहाँ से सारे नोट्स परचेज करके पढ़ लेंगे। आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना, प्रेम होना, झिड़की देना, आदर सत्कार करना। तो देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, आंखें बिछा देते हैं, तो वो सभी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। तो यहाँ पर आंखें बिछाना मतलब होता है, देखिए वेट करना, प्रतीक्षा करना। आप किसी के लिए भी आंखें बिछा सकते हैं, ठीक है। जिससे प्रेम होता है उसके लोग आंखें बिछा करके प्रतीक्षा करते हैं, चाहे वह प्रेम किसी से भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, कांटा बोना। कांटा बोना का अर्थ क्या है? हानि पहुंचाना, संदेह करना, भेद प्रकट करना, प्यार करना। कांटा बोना का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका कांटा बोना का जो है सबसे जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा यहाँ पर हानि पहुंचाना। क्या करना? हानि पहुंचाना। कांटा बोना मतलब हानि पहुंचाना। किसी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, उसके रास्ते में कांटे बोते हैं। मतलब जो करना चाहता है वो हम नहीं करने देते हैं, उसके रास्ते में कांटे बोते रहते हैं, यानी उसकी हानि पहुंचे। तो हानि पहुंचाना होता है। देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। कितने अच्छे प्रश्न है, आपके भी प्रश्न इसी तरह के छपने वाले हैं। बस आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को देख लीजिए और आकलन परीक्षा में सफलता पा लीजिए। कलम तोड़ना का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, भद्दी चीजें लिखना, बहुत मेहनत करना, ठीक है। तो कलम तोड़ना का अर्थ है यहाँ पर बहुत ही सुंदर लिखना। क्या करना? बहुत ही सुंदर लिखना कलम तोड़ना का शाब्दिक अर्थ होगा। इस तरह से मुहावरा आप जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, मुहावरा से प्रश्न आएगा ही आएगा। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ट न, च ज, य र, क ख। थोड़ा सा कंठ ध्वनि देखिए, ये अगर आप नहीं दिए हैं तो ध्वनिया का नोट्स हमारे यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ये बना हुआ है। और यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपके जो है हर एग्जाम में, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम देते होंगे वहाँ से एकदम पूछना ही पूछना है। तो अगर इसका नोट्स आपको चाहिए हिंदी का, तो आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा बना करके ये कंठ ध्वनिया का नोट्स पूरा इस तरह से बना हुआ है कि आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से जितना भी प्रश्न आता है ना, वो आपको पक्का जो है भिड़ना ही भिड़ना है और उस समझ में आ जाना है। तो इसका नोट्स और वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क से उच्चारण होने वाले ध्वनि, क से ना, क वर्ण का उच्चारण, ठीक है। तो क वर्ग में कौन कौन आता है आपको याद होगा। क वर्ग में हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ और अंग लिखते हैं ना। तो क वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, याद रखिएगा। क वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ। अब क वर्ग में कौन कौन आ गया? तो क, ख, ग, घ अंग हो गया क वर्ग। फिर च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है ना। तो इसी तरह से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा और इसका नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा। देखते हैं तब। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में तो जुड़ना नहीं भूलिए मेरे प्यारे से। तो टेस्ट सीरीज में जुड़ करके आप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर एक बार बना लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ से सारे प्रश्न मिल जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह का, और सभी राज्यों का उस प्रश्न पत्र का समावेश हमने किया है। तो देख करके आप जो है यहाँ पर अपना आकलन जरूर कर लीजिएगा पहले ही। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीरा जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक या निह जोड़ अर्थक, ठीक है। तो देखिए निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो आपको होता है नी और जोड़ में होगा अर्थक। निह जोड़ अर्थक किस में है? तो ये राइट आंसर डी में है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि या इति जोड़ आदि, ठीक है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको जो है वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इति जोड़ आदि। आपको बता देते इति जोड़ आदि ना। ये प्रश्न आपको जो है यहाँ पर 1001 बार पूछा गया इत्यादि का सही संधि विच्छेद, और यही देखिए आपका छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा में भी आ गया है। तो हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। और विभिन्न राज्यों के आकलन प्रश्न पत्र को तो एक बार बना ही लीजिएगा। और सभी प्रश्न पत्र यदि आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर अभी देख करके कॉल कीजिए और यहाँ से सारे प्रश्न पत्र ले लीजिए, ठीक है। और उसको एक बार जरूर बना लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी सब्जेक्ट का आपका अवेलेबल हो गया है। निर्वासित में प्रत्यय है उप, आ,
प्रक या इत। देखिए जब भी उपसर्ग व प्रत्यय की बात होती है तो इसका वीडियो इस कतर इसका नोट्स बना हुआ है कि आप उपसर्ग प्रत्यय एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको बताते हैं कि लाइफ टाइम बनाइएगा उसको, और उपसर्ग प्रत्यय कहीं ना भुलाइएगा भी नहीं। तो कहीं ना भुलाना है और अच्छा नंबर लाना है तो बस जुड़ना है और आपको नोट्स यहाँ से परचेज करना है, ठीक है। क्योंकि आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स यहाँ से मिल रहा है जो कि केवल आपका टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो देखिए जब उपसर्ग हमको बनाना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, इसको संधि विच्छेद कर लीजिएगा, ठीक है। संधि विच्छेद जब कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय का। तो कैसे करेंगे, तो निर्वासित का जो संधि विच्छेद होता है, देखिए निर्वास होता है, क्या होता है, निर्वास, हम लोग निर्वास करते हैं ना, इसमें जोड़ेंगे इत प्रत्यय। कौन जोड़ेंगे, इत। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये स है इसमें आपको हर्षी लगाना है तो इसके लिए देखिए आपको ई लेना होगा। अगर आपको यही सी इधर से है और तो आपको ये लेना होगा, ठीक है। जैसे अगर अभी निर्वास जोड़ ईत हम ले रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सर ये भी आप ले सकते हैं, निर्वास और जोड़ ईत भी ले सकते हैं ना ईत, लेकिन यह नहीं चलेगा क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ रहता निर्वासित, देखिए इधर से लिखा हुआ रहता तो ये चलेगा, लेकिन इधर से लिखा हुआ हर्षी है तो ये चलेगा। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। तो निर्वास होता है, हम लोग कहीं भी निर्वास करते हैं, उसमें इत जोड़ा है तो निर्वासित बना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद आपने किया वह हो गया, देखिए आपका क्या हो गया, निर्वास जोड़ इत हुआ ना, तो ये जो प्लस चिन्ह है ना ये आपका बॉडी है। तो अब बॉडी के ये ने जो होता है वो जो पहले हुआ, जो ये पहले हो गया और ये एक बाद में हुआ, जो पहले हुआ वो देखिए उपसर्ग हो गया और जो बाद में हुआ देखिए प्रत्यय हो गया। तो सब प्रत्यय कौन हो गया, इत हो गया। कौन हो गया, इत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। अब आपको तभी हमने बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय के लिए आप सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। तब प्रतिकूल को संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोनों अर्थ देखिए सही होना चाहिए। तब प्रति और जड़ जुड़ में क्या हो जाएगा, कूल, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट हो गया आपका, ये पहले है, ये कौन है, पहले, ठीक है, बॉडी के पहले और ये बॉडी के बाद। जो पहले है वो उपसर्ग है, जो पहले है वो कौन है, उपसर्ग है, और जो बाद में वो कौन है, प्रत्यय है, ठीक है। तो जो पहले लगा हुआ है वो उपसर्ग है, तब प्रति इसमें उपसर्ग होगा, क्या होगा, इसमें प्रति उपसर्ग होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला है जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, निर्दोष, निगम, नश्वर या शत्रुधन, ठीक है। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द आता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, उसको हम लोग कहते हैं शत्रुधन। क्या कहते हैं, शत्रुधन। जो शत्रु की हत्या करे उसको कहेंगे शत्रुधन, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिएगा इसको, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, शिव की जो आराधना करते हैं, बहुत से लोग हैं जो शिव का ही भक्त है तो शिव की ही आराधना करते हैं, तो शिव की आराधना वाले को क्या कहते हैं, वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, सिद्ध या शैव। तो शिव की उपासना जो करते हैं उनको हम लोग शैव के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और ये सारा चीज का नोट्स यहाँ पर बन करके तैयार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और यहाँ पर विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा का। तो सिर्फ 30 रुपए, अगर केवल हिंदी का आपको लेना हो तो 30 रुपए, रीजनिंग का लेना हो तो 30 रुपए, और उसके साथ आपको पर्यावरण अध्ययन का लेना है तो 30 रुपए, गणित का लेना है तो 30 रुपए, CDP का 30 रुपए, इसे प्रत्येक सब्जेक्ट को आप यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। और एक बार जरूर सारे हाथ से लिखे हुए नोट्स, टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न को जरूर परीक्षा के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। सूर्य किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, ठीक है। तो देखिए अब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द को आपको जो चुनना है तो ध्यान देखिएगा, हिंदी में आया हुआ है और हिंदी में ये कौन सा शब्द है, सूर्य कौन सा शब्द है, तो सूर्य देखिए संस्कृत का शब्द है, सूर्य संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो हिंदी में वैसे शब्द जो संस्कृत का है, जो संस्कृत का है तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो सूर्य ये संस्कृत का है, इसका हिंदी लिखते हैं हम लोग सूरज, अगर सूरज, ठीक है। तो हिंदी का अगर संस्कृत का शब्द दिया हुआ है तो वो तत्सम है और हिंदी का दिया हुआ रहता तो तद्भव होता, ठीक है। तो सूर्य जो है आपका यहाँ पर संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत को तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं, इसलिए सूर्य संस्कृत का शब्द है, यह तत्सम शब्द आपका हो जाएगा ना। भारत किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए संज्ञा भी एक आपको पूछा जाएगा, भारत किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक, ठीक है। तो देखिए भारत किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, तो भारत जो है यहाँ पर क्या है, नाम है, क्या है आपका, नाम है ना।
किसी देश का नाम है, तो किसी भी नाम जो प्रॉपर तो खास व्यक्तिगत बता रहा हो तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो इसलिए भारत जो होगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सोनू बाजार जा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? सोनू बाजार जा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, सोनू बाजार जा रहा है यानी क्या हो रहा है, अभी जाने का काम हो रहा है, जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, यानी जहां पहुंचना था वह नहीं पहुंचा है, तो अभी जारी है, अभी पहुंचा नहीं है, यानी पहुंचना क्या है, अपूर्ण है। तो देखिए ये अपूर्ण हो जाएगा, सबसे पहला चीज तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। और रहा है, रही है, ये वर्तमान काल में होता है, इसलिए यह जो है आपको अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत चला जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी का आकलन परीक्षा में किसी तरह का मिस न हो, इसलिए आप सभी यहाँ पर जरूर एक बार जुड़ेंगे और साथ ही साथ सारे पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स पीडीएफ जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आप पढ़ रहे हैं वो बाजारू प्रैक्टिस सेट से 2 से 4 प्रश्न से ज्यादा भिड़ने वाला नहीं है। जैक घोषणा कर दी है पाठ्य पुस्तक पर होगी, इसलिए पाठ्य पुस्तक पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे। एग्जाम के पहले सारे लिखे हुए नोट्स अवश्य परचेज कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।